पेश में है, उसकी मजबूरी क्या है। तो खलील कहाँ का रहने वाला है? बोलो। ही इज born in living in city Beirut, that is Lebanon में रहता है। His mother is, उसकी माँ कैसी बताओ? फादर कैसे हैं? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, और मदर सुन्नी मुस्लिम। वहां जो प्रेसिडेंट बनता है वो कौन बनता है? प्रेसिडेंट बनता है कैथोलिक क्रिश्चियन। ये वहां के लोगों ने तय किया है पावर शेयरिंग। जबकि प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? दैट इज सुन्नी मुस्लिम। और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स। तो ये तो या तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ये चाहे तो प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन इसको प्रेसिडेंट बनना है। तो क्या प्रेसिडेंट कभी बन पाएगा? क्योंकि देयर द डेजिग्नेशन या जो भी पोर्टफोलियो है, इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड द पर्सन ऑफ अदर कम्युनिटी कैन नॉट होल्ड दैट डेजिग्नेशन। होल्ड कर पाएगा? तो ऐसी स्थिति में कि दैट Khalil wants to become president of country. But it is not possible, क्योंकि उसको दो रिलीजन मिले। वैसे वो जो है वो किसी भी तरीके का एथीस्ट नहीं है, मतलब वो किसी आस्तिक नहीं है। वो भगवान को यकीन नहीं करता। चाहे तो वो ये ले ले या ये ले ले अपने माँ बाप में, लेकिन उसने भगवान पे यकीन ही नहीं किया कभी। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से बट ही कैन नॉट बिकम सो ड्यू टू द रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हैं, इसकी बाधाएं हैं, तो इसकी वजह से नहीं बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में हिज एल्डर्स से दैट देयर वाज ए ब्लड शेड फॉर पावर शेयरिंग इन अर्लियर टाइम फॉर दिस, एंड एनी हाउ वी ऑल हैव एग्रीड अपॉन दिस फार्मूला। नाउ दे डू नॉट वांट टू टेक मोर रिस्क कि फिर से हम लड़ें कि नहीं कोई किसी, तो उससे फिर से ब्लड शेड होगा। सभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक लेना चाहेंगे। सो एल्डर्स डिनाई ऑन द फैक्ट, दे से वॉट एवर यू आर गेटिंग ईजली टेक इट, डोंट गो फॉर प्रेसिडेंट। वो लोग ये कहते हैं, उन्होंने देखा कि पहले कितनी लड़ाई हुई थी, तो इसकी वजह से दैट्स वाई इज तब तक दे हैड रीच द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप इज डे, जहाँ पर विक्रम रुकता था। आखिरी लाइन पढ़ो, तो टीवी टावर पहुँच गए। तो बेताल ने तुरंत बोला, क्या जो लेबनान का रूल है सही है या गलत? अगर तुम जानते हो और तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, और उत्तर दे दोगे तो फिर मैं उड़ जाऊंगा। तुम मुझे पकड़ के लाए हो क्योंकि तुम अपने यहाँ जो ये आसुरी शक्तियों का विनाश करना चाहते हो। तुम्हारा बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर जानते हो तो उत्तर दो, और नहीं तो चुप रहो और हमको पकड़ के जहाँ ले जाना है ले जाओ तांत्रिक के पास, और बोतल में बंद करवा दो। ऐसे बोला। तो इस चीज़ को वो आपको विक्रम बना रहे हैं और बोलते हैं कैन यू हेल्प विक्रम टू आंसर दिस। वेताल ने उससे क्या पूछा? वेताल ने पूछा
कि is the rule, power sharing rule in Lebanon justified? If you know, then answer. है ना? Is the power sharing rule in Lebanon justified? You help Vikram to answer. सभी जगह अलग अलग तरीके से पावर शेयरिंग है और जहाँ जैसे बैठ पाता है वैसे करते हैं. नाउ लेट अस सी, अगले पेज पे आओ. फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कि किस किस तरीके से पावर शेयरिंग हो सकती है. क्या ये हॉरिजॉन्टल बेसिस पर भी हो सकती है और वर्टिकल बेसिस पे भी हो सकती है. हॉरिजॉन्टल बेसिस पे किसमें किसमें होती है? जो ऑर्गन्स होते हैं. यस, जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बीच में हो सकती है. सो पावर शेयरिंग इज डन अलग अलग तरीके से होती है. जरा यहाँ देखें कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर ये 3 तरीके का होता है. एक ये होता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको कि यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और उसके 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं. कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गन्स हैं? तो ऑर्गन्स लिखे कौन कौन से हैं. एक है लेजिस्लेचर और दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या है, जुडिशियरी. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिगिशा, उसका हेड कौन है? बोलो. यस, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज हेड, प्रेसिडेंट. और ये फर्स्ट वीवीआईपी है, फर्स्ट वीवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर सेकंड वीवीआईपी कौन है? करेक्ट, दैट इज जो उपराष्ट्रपति. प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, वो दूसरे नंबर पर. फिर तीसरे नंबर पे प्राइम मिनिस्टर. चल, तो लेजिस्लेचर, हमारे यहाँ का जो लेजिस्लेचर है या विधायिका, वो बाई कैमरल है. तो इसको क्या कहते हैं? जो विधान बनाती है उसको क्या कहते हैं? विधायिका. विधि का क्या मतलब होता है? बोलो. विधि का मतलब है कानून, और इसी तरीके से विधि का मतलब कानून हो गया. और विधायक का क्या मतलब है? बोलो. कानून बनाने वाला. वैसे इसका हिंदी में नाम एमएलए भी है, वो हम आगे देखें. ठीक है. और विधाता कौन हो गया? ये, दैट इज जो सबसे बड़ा कानून बनाने वाला है. सही है, उसे विधाता कहते हैं. विधाता किसका? सबसे बड़ा कानून बनाने वाला. वो कौन है? सबसे बड़ा कानून बनाने वाला. और जो कानून सबके लिए समान हो उसको क्या कहते हैं? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन. समान रूप से विधान, उसे क्या कहेंगे? सम और प्लस विधान, तो उसको क्या कहेंगे? बोलो. संविधान. दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? इसलिए जो कानून बनाने वाले को विधायिका कहते हैं. तुम लोगों ने गाना भी सुना होगा, विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने. विधि ने तेरी कथा लिखी है, पिंजरे में डाल दिया उसको. तो डेमोक्रेसी में मजा है कि पिंजरे में? बताओ. तो अब तुम्हें ये बात पता चल गया. विधायिका जो हमारी है वो बाई कैमरल है. बाई कैमरल का क्या मतलब है? द्विसदनीय. कौन कौन सा सदन है? बोलो. यस, दैट इज लोअर हाउस. और दूसरी कौन सी है? बोलो.
अपर हाउस, सही है। लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा, ठीक है। और ये क्या है, राज्यसभा। यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स भेजे जाते हैं या सिलेक्शन के द्वारा होता है, ये इलेक्टेड होते हैं, पब्लिकली इलेक्टेड होते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव किया जाता है, उस चुनाव को क्या कहते हैं? व्हाट काइंड्स ऑफ इलेक्शन आर हेल्ड एवरी आफ्टर 5 years? बोलो। जनरल इलेक्शन या आम चुनाव। आम तो आने लगे हैं बाजार में, तो आम चुनाव, दैट इज ये किससे चुने जाते हैं? बोलो। जनरल इलेक्शन। यहाँ तक समझ आ गया? एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? कार्यपालिका। इसमें कौन कौन होते हैं? जो IAS हैं, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो चुने जाते हैं, IPS, और सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, तुम्हारे स्कूल के टीचर भी, उनको अगर कोई सेंटर से कोई ऑर्डर आएगा कि जाओ जनगणना कराओ, जाओ यहाँ ये कराओ वो कराओ, उनको जाना पड़ेगा। पोलिंग बूथ का अफसर बनो तो बनना पड़ेगा। तो और बैंक एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़, ये सब उन्हीं के एम्प्लॉयज़, सही है। तो दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये सभी हैं। और जुडिशरी में कौन सा आ गया? सुप्रीम कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे यहाँ एक ही है जो दिल्ली में है। और हमारे यहाँ का CJI का क्या नाम है? मोदी, तुम्हें मालूम होगा, बताओ नेम ऑफ CJI। अभी CJI बदल गया है ना कुछ महीने पहले, सूर्यकांत। तो दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? और ये न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर है, जरा वो भी देख लें। दैट इज सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग। ये किस तरीके से है? ये ऐसा कई बार तुम लोगों ने देखा भी होगा ना, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग दिखाई जाती है, ये ऐसी होगी सुप्रीम कोर्ट, देखी होगी, सही है। तो ये इसमें बैठता है। दूसरा देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट हेड होता है, राष्ट्रपति। और यहाँ पर आपको मालूम है लोकसभा को कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। स्पीकर का क्या नाम है? ओम प्रकाश बिरला, जो कि इधर के ही हैं, बीकानेर के ही हैं, ठीक है। और अपर हाउस को कौन करता है? प्रिसाइडेड बाय वाइस प्रेसिडेंट। वहाँ कौन बैठेगा? वाइस प्रेसिडेंट, प्रिसाइडेड बाय वाइस प्रेसिडेंट। अब अगले में आ जाओ, दैट इज नेक्स्ट कौन सा लेवल है बताओ? फेडरल स्ट्रक्चर में 2 और 3 टियर होने चाहिए। पावर इज शेयर्ड बिटवीन वेरियस लेयर्स, ऐसा मैंने पहले आपको बताया है कि नहीं कल? तो दैट इज, यहाँ क्या आएगा बताइए, बोलो। यही ऑर्गन, लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 ही चीजें। कौन कौन सी? न्यायपालिका, ये सरकार के अंग है, ठीक है। तो अब तीनों यहाँ बताओ, लेजिस्लेचर, और क्या होगा? लेजिस्लेचर, और दूसरा कौन सा होगा? एग्जीक्यूटिव, और तीसरा कौन सा होगा? दैट इज जुडिशरी। ऐसा राज्य को चलाने के लिए भी चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि लेजिस्लेचर भी बाई कैमरल है? तो ये बाई कैमरल है। बाई कैमरल का क्या मतलब है? द्विसदनीय। क्या मतलब? ये ऐसी बिल्डिंग जब संसद भवन में बनी थी पिछली, तो ये जो बिल्डिंग थी, इसमें यहाँ पर ये बीच में ऐसे दीवार थी, यहाँ बहुत सारी बेंचेस थी, ये सब रेड कलर की थी। तो यहाँ पर जो यहाँ बैठता था वो कौन बैठता था? इधर की ओर
ठीक है, इधर बैठता था। और जो उधर भी थी, बहुत सारी उधर भी सीट थी, और लेकिन इनके पीछे भी, इस दीवार के जस्ट पीछे यहाँ भी तो कोई बैठता होगा, वो इधर का देखता होगा और वो इधर का देखता होगा, और इनकी पीठ से पीठ टकराती होगी। एक तरफ स्पीकर बैठते होंगे, दीवार है बीच में, टकराएगी तो नहीं, दीवार है ना बीच में। तो एक तरफ लोकसभा होती थी और एक तरफ क्या होता था, राज्यसभा। बीच में गैलरी भी होती थी, उससे वो लोग निकलने के लिए होती थी, वो उसी से आते जाते और बाकी लोगों के लिए गेट होता। सही है। तो एक तरफ हो गई लोकसभा जिसमें 543 मेंबर्स थे और 247 मेंबर्स किसमें, राज्यसभा सभा। और ये क्या है, लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स का क्या नाम है, जिज्ञासा, और राज्यसभा के मेंबर्स का क्या नाम है, बोलो। करेक्ट, दैट इज एमपी, जैसा अनुष्का ने बताया, क्योंकि ये पार्लियामेंट में बैठते हैं। अनुष्का ने कहा एमपी। अच्छा, इनको ये भी मालूम है कि अगर मैं यहाँ पर कहता विधानसभा और विधान परिषद, क्योंकि यहाँ भी तो होंगे, इसका तो फुल फॉर्म तुम्हें मालूम है ना, कि पार्लियामेंट में बैठेगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएगा, और जो यहाँ बैठेगा बताओ, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा कौन सा बताया, बताओ, लेजिस्लेटिव, मोजी बताओ, दूसरा क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जो असेंबली होती है वो अनाड़ियों की सभा और ये खिलाड़ियों की सभा। ये लेमैन बैठते हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश, अनपढ़ भी बैठ जाएंगे, जैसे लालू प्रसाद के लड़के लड़के तेजस्वी प्रताप, तेज प्रताप सिंह, सब एक 5वीं फेल, एक 9वीं फेल। इसमें अनाड़ी बैठते हैं, इसमें खिलाड़ी। ये विद्वानों की सभा है, नाम से ही पता चलता है, काउंसिल। काउंसिल हमेशा विद्वानों की सभा होती है। दिस इज फॉर लेमैन, दिस इज फॉर लॉरेंट। बोलो, इसमें बैठने वाले जो मेंबर हैं, जो यहाँ जगह जगह से इलेक्ट होकर जाते हैं, जोधपुर से 7 सीटें हैं और पूरे जोधपुर की एक है, वो यहाँ बैठेगा, वो एमपी बन के जाए। और जोधपुर में सरदारपुरा, अरविंद नगर, ऐसे रतन आडा, ऐसे ले करके जालौरी गेट, ऐसे 7 सीटें वो यहाँ जाए। तो इसमें जो जाएंगे, क्या तुमने जयपुर कभी गए हो? और जयपुर गए हो तो यहाँ पर तुमने यहाँ पर इस तरीके की बिल्डिंग देखी है जिसमें क्या लिखा होगा, विधान भवन। क्या नाम लिखा होगा? या तुम किसी भी राज्य की कैपिटल में गए हो क्या? उसमें इस तरीके की बिल्डिंग लिखी है, वो सबसे शान और शौकत की जगह होगी। यू विल फील प्लेजर एंड ग्रेटिट्यूड व्हेन यू पास थ्रू दिस पाथ, वो राजपथ। और इसके अंदर भी अंदर ही अंदर 2 अलग अलग सदन होंगे। एक का नाम होगा विधानसभा और एक का नाम क्या होगा, जैसे यहाँ पर है, तो एक क्या होगी बोलो, विधानसभा, दूसरी क्या होगी बोलो, विधान परिषद। मेरा कहने का मतलब है अनुष्का, विधानसभा में जो इलेक्ट होके जाएगा वो किस इलेक्शन के द्वारा जाएगा? बहुत अच्छा, जैसा इन्होंने कहा असेंबली इलेक्शंस या विधानसभा चुनाव, इन्होंने दोनों नाम बता दिए। अच्छा, उसका नाम उन्होंने क्या बताया था? जनरल इलेक्शंस या आम चुनाव, जिसमें बहुत सारे एमपी चुने जाते हैं और जो मेजॉरिटी होता है वो कहता है हमारा नेता ये है, तो वो सबसे साइन करवा के लेता है और फिर कहता है मिसेस प्रेसिडेंट, ये मेरे इसके 273 मेंबर्स ने साइन किया है। तो मुर्मू बोलेंगी अपने सचिव को, आईएएस को, जरा चेक करो सबके साइन वेरीफाइड हैं। यस मैम, और साइंस आर वेरीफाइड। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर मोदी, नाउ यू टेक ओथ बिकॉज यू आर गोइंग टू sit or hold a very secret and designated post, so you have to take oath. I will give you oath. परसों आपकी ओथ एंड सेरेमनी है, पॉम्प एंड शानो शौकत के साथ, गाजे बाजे के साथ, ढोल नताशे के साथ। फिर क्या होता है? ओथ सेरेमनी। तो तुमको ये तो समझ में आ गया, इसमें एमपी चुने जाते हैं और एमपी चुने जाएंगे तो फिर उसमें मेजॉरिटी एमपी जो होंगे, मान लो मेजॉरिटी बीजेपी के हैं, तो वो अपना नेता चुनेंगे।
जो बहुमत दल का नेता होगा वो देश का प्रधानमंत्री रहेगा, और फिर वो कहेगा यू होम मिनिस्टर, यू फाइनेंस मिनिस्टर, यू दैट इज कपड़ा मंत्री, कोयला मंत्री, बिजली मंत्री, कुर्सी मंत्री, कुर्सी संभाल, वो एक कैबिनेट बना देगा जो बहुत सीक्रेट है, वो कोर कैबिनेट है। अदरवाइज पूरी मिनिस्ट्री होगी, 40 लोगों की मिनिस्ट्री होगी जो बिल्कुल सीक्रेट, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सारे लोग, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जैसे जयशंकर प्रसाद हैं जो हमारे नहीं हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर, उनका एक कोर कैबिनेट, वो 4-5 लोग मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। फिर एक 40 लोगों की मंत्री भी है, कपड़ा मंत्री, रेशम मंत्री, सूती कपड़ा मंत्री, ऐसे मंत्रालय बहुत बाकी है, फालतू के भी बाकी है, सही है। अब अनुष्का ने क्या बताया? अनुष्का ने बताया कि ये लोअर हाउस है, और बताओ इसके मेंबर्स किससे चुने जाते हैं, कौन से चुनाव से? असेंबली इलेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका हिंदी में नाम बताओ। लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कहेंगे? असेंबली का क्या मतलब होता है? सभा, तो विधानसभा। इसका नाम क्या है बोलो? लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसका नाम क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें कौन सा अपर हाउस है, कौन सा लोअर हाउस है? ये क्या है? लोअर हाउस। और ये कैसा है? इसका कार्यकाल टेन्योर 6 ईयर्स है, और हर 2 साल में 33% मेंबर बदलते जाएंगे, तो 6 ईयर सब रह जाएंगे। 33% हर साल, पहले एक इनको हटाओ, फिर अगले 2 साल में इनको हटाओ, फिर अगले 2 साल में इनको हटाओ, फिर से अगले 2 साल में, तो इनका 6 साल में नंबर आएगा कि नहीं? तो इसका टेन्योर 6 ईयर्स, जबकि इसका टेन्योर 5 ईयर्स है, 6 ईयर्स। इसके हर 2 साल में 33% लोग बदल जाते हैं, तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि 66% तो मेंबर है। इसका टेन्योर क्या? 5 ईयर्स। और इसके मेंबर्स किससे चुने जाते हैं? और उनका नाम क्या होता है? इनका नाम क्या होता है? पूरा बताओ जब बता रहे हो। हाँ बोलो अभी। लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ काउंसिल, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक किसे कहो? MLA। सही है। दैट इज, इसको क्या कहोगे? इसके मेंबर्स को मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLC को क्या कहोगे? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, RAS, यहाँ पर भी तो होगा कुछ लोकल लेवल पर। गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, GAS, UPAS, उत्तर प्रदेश HAS, HPS, तो RAS आएगा। चूंकि आप यहाँ हो तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो IAS से थोड़ा नीचे होगा, उतनी पगार नहीं होगी। इसके अलावा जो पुलिस, राजस्थान पुलिस, स्टेट पुलिस आएगी, और स्टेट की भाषा में पढ़ाई भी होती है। आपको मालूम है राज्य सरकारों के स्कूल होते हैं, वहाँ पर राजस्थानी में पढ़ाई होती है। गए होगे तो इस तरीके के बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हैं, कोई सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी से चलते रहते हैं राज्य सरकार, वहाँ इनकी अपनी ही किताब। जो RBSC बोर्ड है, वो बोर्ड कौन सा है? जैसे CBSE है, वैसे ही इनका अपना बोर्ड कौन सा है? तो दैट इज स्टेट टीचर्स। अगर कुछ काम कराना होगा, और इनका अपना एक तरीके का बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है, उसमें बस कर्मचारी, उनको भी पगार दी जाती है। ये देखो जुडिशरी में कितने हैं? हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, लेकिन हाई कोर्ट कितने हैं? 24। छोटे छोटे राज्यों का जो 7 सिस्टर्स नहीं है हमारी, उन सबके 2-2 राज्यों के मिला के 1-1 है, और गोवा का तो हाई कोर्ट मुंबई वाले। तो टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं? 24 हाई कोर्ट्स। वो कहाँ पे होंगे बोलो? दैट इज कैपिटल ऑफ स्टेट में होंगे कि और कहीं? नहीं होंगे, फिर काम है। जो उसके
उसके अगला फेमस सेकंड। तो इस तरीके से हाई कोर्ट जोधपुर में, यूपी में लखनऊ में नहीं है, इलाहाबाद, नहीं तो सारी भीड़ कैपिटल ही में कर दोगे तो वहाँ के लोग रहेंगे कैसे। तो इसलिए नेक्स्ट बेस्ट सिटी ऑफ द स्टेट में, ये चीज़ समझ आ गई। और तीसरा तुम्हारी कौन सी बॉडी होगी फेडरल स्ट्रक्चर में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा कौन सा बोलो, स्टेट गवर्नमेंट। और इनका तुमने बता दिया असेंबली इलेक्शंस होते हैं, लिख लो चुनाव कौन से होते हैं, असेंबली इलेक्शन। इसका मतलब होता है विधानसभा चुनाव, क्योंकि नाम ही इसका विधानसभा पड़ गया, देखो उधर लिखा है विधान सभा चुनाव। 2 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, भजन लाल सरकार को उन्होंने चुना, वो अब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी चीज देखो लोकल गवर्नमेंट। हाँ जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो गवर्नर होता है। यस, ये भूल गए, देखो यहाँ एक और चीज लिखनी चाहिए, हेड ऑफ स्टेट कौन है, राज्यपाल। गवर्नर की क्या पावर है, जब चाहे, ये मतलब स्टेट का फर्स्ट वीवीआईपी है, ये चाहे तो इसको डिसॉल्व कर दे, कहेगा भजन लाल सरकार से कि जाओ विधानसभा डिसॉल्व, फिर से चुनाव होंगे, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, घोटाला कर रहे हो, तो ऐसा किया जा सकता है। बहुत ऐसा पहले होता था, इंदिरा गांधी के समय में ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो जाके बोल देगा अब मेरा रूल है। अगर गवर्नर का रूल है तो गवर्नर अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के लिए आंसरेबल है, और प्रेसिडेंट के चुनाव में मेनली ये पार्टियां ही तो चुनती हैं, अंदर अंदर हम लोग थोड़ी चुनते हैं। तो प्रेसिडेंट वो जो रूलिंग पार्टी मेनली उसी की बात मानता है, तो एक तरीके से रूलिंग पार्टी का ही रूल हो जाए। अगर कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगेगा, गवर्नर का राज्यपाल शासन नहीं बोला जाता है, बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। कोई राज्य में गड़बड़ी हो रही, घपला हो रहा है, नहीं संभाल पा रही वहाँ के लोग, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। मणिपुर में लगा था राष्ट्रपति शासन अभी थोड़े दिन पहले, तो ऐसे में गवर्नर रूलिंग हो, जबकि बीजेपी ही शासित प्रदेश था, लेकिन ज़्यादा ही वहाँ कुछ हो रहा था, 2 अलग अलग डिफरेंट क्लैंस थे या क्रीड थे, उनके बीच में हो रहा था। अब अगला देखो, तीसरा कौन सा अलग टीयर है, बोलो, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में कौन आएगा, लोकल गवर्नमेंट में ये नहीं होगा। क्या लोकल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, लोकल गवर्नमेंट को कानून नहीं कर, जैसे यहाँ का बना दिया, अब अलग अलग पार्षद सरपंच उनके यहाँ बोलेंगे जोधपुर में लाल हेलमेट लगेगा, और फिर पाली वाला बनेगा हमारे यहाँ काला हेलमेट है। अब बेचारा परेशान, पाली में पहुँच गया, निकालो 2000, काला हेलमेट कहाँ है, फिर आगे बढ़ा एक घंटा दूर, तुमसे कहा था पीला हेलमेट, बेचारा भी इस तरीके का हेलमेट ही लिए घूम रहा है। तो आलतू फालतू के कानून बनाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे। क्या शहर वाइज कानून बदलने चाहिए, स्टेट का तो चलो मालूम है हो गया, लेकिन शहर वाइज तो परेशान हो जाएगा। फिर कुछ फंडामेंटल है जो स्टेट भी नहीं बना सकता, वो सिर्फ अपने टैक्सेस पे कानून बना सकता है कि हम इतना टैक्स लेंगे, और क्या क्या आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बदल डालेगा, या कोई और चीज़ें संविधान बदल डालेगा। तो दूसरी चीज़ है यहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं होता। अच्छा, एग्जीक्यूटिव जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जब पार्षद वार्षद चुन के जाते हैं तो सबकी परेड कराते हैं झाड़ू वालों की, यस सर झाड़ू लेके, नो सर यस सर, वो झाड़ू लेके बस परेड किया करते हैं। जाओ तुम्हारा काम है, वहाँ झाड़ू लगाओ, तुम वहाँ पोछा लगाओ, वो सड़क पे आज ठीक करो, वो सब पार्षद का काम है, सब जगह डिप्लॉय करना। यहाँ का पानी की व्यवस्था ठीक करो, यहाँ के सीवर की करो, जिसको कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर महापालिका होती है कि नहीं। और फिर वो जो है जेडी है, जो जोधपुर डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ काम करती है। तो इसमें क्या होता है, वही कंस्टिट्यूएंसी अब अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होती है। पहले एक कंस्टिट्यूएंसी बड़ी है तो वो एमपी बनाती है, उसके 7 पार्ट कर दिए तो एमएलए बन गए, उसके 80 पार्ट कर दिए कि 4-4 गलियों का एक बना दिया तो वार्ड हो गया। जो यहाँ वार्ड है 2000 लोगों पे एक आदमी, कल बताया था कि नहीं, 2000 लोगों पे एक आदमी अगर गांव में चुना जाएगा तो वो सरपंच है, और सभी सरपंचों का हेड क्या कहलाएगा, ग्राम प्रधान। और जो सभी यहाँ से पार्षद चुने जाएंगे उनका हेड कौन कहलाएगा बताओ शहर में, मेयर। क्या कहलाएगा, मेयर। 2 अलग अलग लोग हैं। मेयर किसका हेड है बताओ, जरा ध्यान दीजिए। लोकल गवर्नमेंट में अब मैं एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ और एक जुडिशरी की भी बात कर रहा हूँ।
एग्जीक्यूटिव है। अच्छा, एक और होता है जुडिशरी। जुडिशरी में होता है सेशन कोर्ट। लोकल कोर्ट होती है ना, हर शहर में भी एक कोर्ट होती है। ये नहीं कि तुमको हर चीज़ के लिए जोधपुर ही सबको आना पड़ेगा, नहीं। हाई कोर्ट तो सीधा थोड़े जाते हो, हर शहर में भी अदालत है। तो उसको क्या कहते हैं? सत्र न्यायालय। क्या कहते हैं? ये उच्चतम न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय है, और इसको क्या कहते हैं? सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट। नाम क्या है? दैट इज जुडिशियरी। इसको कहेंगे सेशन कोर्ट। या इसका हेड कौन होगा? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वही तुम्हारे सब कार्ड बनाएगा कि भाई हम SC हैं, ST हैं, और छोटे मोटे नियम के निपटारे वही कर देगा। उसको क्या कहते हैं बोलो? डिस्ट्रिक्ट। नाम ही है डीएम। और डीएम कौन होता है? IAS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ अगर तुम निकलोगे IIT कैंपस की तरफ, वहाँ डीएम का घर है, देख लेना, बहुत अच्छा घर है। IAS होगा। अच्छा, एग्जीक्यूटिव दो तरीके हो सकते हैं। सिटी का अलग होगा और साथ में विलेज का अलग होगा। सिटी में मेयर होगा, और मेयर के अंडर में कौन होंगे? पार्षद। सिटी का हेड कौन होगा बोलो? जैसे लोकल गवर्नमेंट में मैंने बात की, और लोकल गवर्नमेंट में भी किसकी की? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में दो बताए। सिटी में कौन है? मेयर। और इसमें विलेज, तो उसमें होगा ग्राम प्रधान। कौन होगा? ग्राम प्रधान। बहुत बड़ी पोस्ट है। बहुत सारे गांवों का, अगर मान लो कोई ऐसे भी जगह है जहाँ सब शहर थोड़ी होते हैं, बहुत बड़े बड़े एरिया गांव ही गांव का झुंड होता है, तो ग्राम प्रधान होगा। जोधपुर में सब शहर, सोस्ती गेट के पीछे इनका लगता है। 80 पार्षद हैं यहाँ, और 80 पार्षद यहाँ चुन के गए थे। और ये कोई भाटी था, ये विद्यार्थी बुक स्टॉल में बैठता था, तो वो भी चुन के गया था, उसको हम लोगों ने वोट दिया था। ये सब 80 वहाँ पर गए, और इन लोगों ने अपना मेयर चुना। मेयर बहुत पैसे वाला आदमी होता है, वो सबको खिला पिला देगा, इतने पैसे कि हम ही को चुनना। मेयर के पास सारे फंड आते हैं। जो सबसे पैसे वाला होगा, वैसे तो ये होता है जो फेवरेट हो। फेवरेट कौन देखता है? पैसा मिलेगा वही, उसी को चुनोगे तुम जाके। तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, सिटी लेवल पर कौन देखने जा रहा है कौन किसको चुन रहा है? वही चुना जाता है जो सबसे पहले, वो खिला पिला देता है, और फिर सब पार्षदों को भी पैसा मिलता हो। समझ में आए कि मेयर उन्हीं में से एक है। वो जो अलग अलग पार्षद चुने गए हैं वो उनका हेड है। यहाँ बहुत सारे पार्षद हैं। पार्षद का दूसरा नाम क्या होता है बोलो? वार्ड मेंबर। ठीक है, दयाराम भाटी नाम अभी लिख दो। यहाँ का जो बना हुआ था उसका क्या नाम है? उसका दयाराम भाटी। बहुत जगह उसने अपने बोर्ड भी नामों लिखवा दिए। ठीक है, अब इसमें दिखा देगा तो दिखा देगा, तुम पहचान भी जाओगे, उसमें लिखा रहेगा पार्षद। मैं देखता हूँ नेट में डालने पे आता है। दयाराम भाटी पार्षद और जोधपुर आ गए तो सही, पता नहीं नेट ले पाए इसमें तो नहीं, लेकिन हमारे उसमें बना हुआ है, एक ग्रुप है, उसी में ग्रुप में उसने जोड़ रखा सबको, वर्धमान कानून। चलो इसमें तो नहीं दिखा, ठीक है सर। हाँ सर, इलेक्शन में जो फंडिंग, अच्छा हाँ बोलो। जो इलेक्शन में जो फंडिंग उनके पास होती है, मेयर लोगों के पास, क्या उनसे गवर्नमेंट देती है? उनका नहीं देती, वो खुद अपने पैसे वाले होंगे, उसमें एक पैसे वाले होगा, वो खिला पिला करेगा, या सबको ये कर देगा। अच्छा जो फंड आएगा इतना इतना देंगे, जो जीतेंगे तो 5 करोड़ रुपए दयाराम भाटी को मिला। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है मेयर सिटी का सबसे बड़ा आदमी है, और किसी जलसे में फीता काटने के लिए मेयर भी पहुंच गया, मान लो KV1 में या KV2 में, और साथ में डीएम को भी बुला लिया, तो डीएम ऐसे बैठेगा और मेयर ऐसे बैठेगा, क्योंकि ये अनाड़ी और वो खिलाड़ी। वो लॉरेट है भाई, IAS से आया, उसके हाथ में पावर है। डीएम कहता है आज सब जगह छुट्टी है, तब तुम्हारी छुट्टी हो जाती है। उसका नाम भी तुम लोगों को मालूम होगा, जब वो कहता है छुट्टी तो छुट्टी होती है, डीएम का आदेश है। और मेयर सबसे चुन के पहुँचा, 4 गली से चुन के पहुँचा है, और वो भी सोचता मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मेरे पास, क्यों पैसे के मामले में तो वही बड़ा है। उसको 100 करोड़ एक साथ मिलते ही है कि 2-2 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन है पावर इसके पास ज़्यादा, पैसा उसके पास ज़्यादा है। बन गया मेयर,
तो उसको फिर क्या राज्य सरकार में भर भर के पैसा देंगे, विकास करो जो कुछ का, वो सबको बांटता है, खुश करता है जो भी करता हो। तो मेयर और इनमें हमेशा ठना ठनी रहती है, न्यूज़पेपर उठा लो डेली का, तुमको यही मिल जाएगा कि वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है। तो ये सब प्रशासनिक है। लेकिन ये जरा देखो, ग्राम प्रधान के अंडर में सरपंच होते हैं। सरपंच 2000 पे चुना जाता है, 2000 पे एक सरपंच है, 20,000 पे एक विधायक है, और 2 लाख पे पूरी जोधपुर की जनसंख्या ले लो, 2 लाख से 8 लाख, तो उसके ऊपर क्या हो गया, एक MP। 2000, 20,000, 2 लाख। बोलो बात समझ में आ गई? हम ही चुनने वाले हैं, हम सभी लोग चुनते हैं, आप भी 4 साल बाद चुने। तो इसमें लिखो सरपंच, तो तुम्हें पूरी व्यवस्था तो समझ में आ गई। दैट इज, ये सब इसकी सीट है, वो ग्राम प्रधान, दैट इज सरपंच। उन्हीं सरपंच में एक ग्राम प्रधान बन जाता है। इसका सीधा मतलब है ग्राम प्रधान पैसे वाला होना चाहिए, तभी तो बन पाएगा। सब लोग उसे क्यों वोट देंगे, सबको मिला ले तो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, तुम्हें समझ में तो आ गया सब कुछ। ये जुडिशरी है, हमें पावर शेयरिंग देखनी है कि होती कैसे पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग टेक्स प्लेस एट हॉरिजॉन्टल लेवल, जैसा कि इन्होंने बताया, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सो दी आवर फेडरल स्ट्रक्चर इज having 3 tiers. This is first tier, this is second tier, and this is very extensive. जगह जगह कितने सारे हैं, समझो 20 लाख लोग इसमें हैं, सरपंच सरपंच पूरे देश में। देश ही इतना बड़ा, तो इतने सरपंच, हर 2000 पे एक है। डिवाइड कर लो यहाँ की जनसंख्या को, 2000 पता चल जाएगा सरपंच कितने। और उसमें भी 50% महिला सरपंच, लोकल पे 50% रिजर्वेशन है महिला को, और यहाँ 33% वाला था, वो फुट क्या हो गया, टर्न डाउन हो गया। इन पे क्राइसिस है महिलाओं की। कोई किसी में 10% है, किसी पार्टी में किसी में 8% देना ही नहीं चाहते सीटें, तो इसीलिए विलिंग नहीं है। और मोदी गवर्नमेंट ने ये वुमेन रिजर्वेशन बिल ला दिया बंगाल चुनाव के पहले, और वो पुल डाउन हो गया। सारी महिलाएं बंगाल की अब ममता विरोधी हो गई कि ममता की पार्टी ने पुल डाउन कर दिया, हमारे अधिकार छीन लिए, वरना मोदी गवर्नमेंट हार रही थी, परसों आने वाला रिजल्ट। तो ये चाल थी। मोदी गवर्नमेंट को ये पता था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो सकता, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और उनके मेंबर 290 हैं। जबकि जो दूसरी पार्टी है, अगर तुम देख लो 547 में, तो दूसरी पार्टी के कितने मेंबर हैं, 7 और 5 और 257 उनके मेंबर हैं। 360 चाहिए था, तो क्या दूसरी पार्टी इनको साथ दे देती क्या? 273 मेजॉरिटी होती है, इसका हाफ करोगे इसका तो 273 पे मेजॉरिटी, 272 होता है, लेकिन एक ज़्यादा होगा तभी तो मेजॉरिटी होगी। उनको मालूम था कि 360 लोग चाहिए इसको वोट करने के लिए। दोनों कंबाइन बैठा ली गई, ये बीच का दरवाज़ा खोल दिया गया, बोले साथ में बैठो वोटिंग करो। जब वोटिंग कराई गई, अलग अलग भी कराई गई, इसमें भी कराई गई, तो 360 नहीं मिल पाए इनको। 2 मेंबर सिर्फ एक्स्ट्रा है, 292 वो निर्दलीय रहे होंगे। लेकिन जैसे ही बिल गिरा, विपक्ष का भेद भूल गया कि वो महिला विरोधी है, क्योंकि महिला के सम्मान में तो सबको करना ही चाहिए था कि अगले चुनाव में 33% महिलाओं को एम्पावर करें। तो मोदी ने ये दिखा दिया, हमने तो रखा था और इसने नहीं किया। इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम महिलाएं थी या हिंदू महिलाएं थी, सभी उसकी विरोधी हो, और उन्होंने बंगाल चुनाव में खुल के बीजेपी को वोट दिया। ये चाल, वो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग किस किस बेसिस पर होती है ना। अब देखिए, इफ ए कंट्री, जैसा कि तुमको पहले भी कहा था, हैज वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, देन इट इज कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर। उसे क्या कहते हैं? संघीय शासन प्रणाली। तो हम कैसी प्रणाली को फॉलो करते हैं? बोलो, वी फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ शक्ति का बंटवारा है, दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर। If public elect their representative, it is called republic. Republic का क्या मतलब है? If representative is elected by the consent of citizens, उसको क्या कहते हैं?
रिपब्लिक ये अर्थ समझो अभी, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ी देर में हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो रिपब्लिक का भी मतलब मालूम। और दूसरा क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फेडरलिज्म। क्या ये चैप्टर तुम्हारे में है क्या? पढ़ चुके हो पहले? सेकंड चैप्टर है ये संघीय शासन प्रणाली। देखो मैंने सेकंड भी तुमको बात ही बात में पढ़ा दिया, सेकंड ही तो था ये जो पढ़ाया, फर्स्ट थोड़ी ना था। सेकंड पढ़ा, अब जब सेकंड जाएंगे और डिटेल में पढ़ा देंगे। तो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर समझा दिया कि नहीं? इन दिस ए कंट्री हैज वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर हैविंग 2 levels of government if those are democratic। डेमोक्रेटिक होगी तभी तो लेवल होगी, नहीं तो मोनार्की में तो सारी पावर खुद रख लेगा। ठीक है? सो ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इफ अ कंट्री लिखो हैज वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट भी लिख सकते हो, कहीं कहीं से प्रोविंस कहा जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का हिंदी नाम क्या है? वैसे पंचायती राज कहते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट यही है कि अलग ही है? स्थानीय शासन, स्थानीय शासन। और केंद्र शासन तो तुम जानते हो ना, ये चीज है। तो देन इट इज कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर। इट इज पॉसिबल, इट exists in democracy, the democratic form of government। पूरी दुनिया में 33% पॉपुलेशन डेमोक्रेसी से गवर्नड है, बाकी 77% अभी भी मोनार्की से रूल हो रहे हैं। उसमें से 33% में 17% हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। इंडिया हैज 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट, while अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर हैविंग एट मोस्ट 2 tier ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया है, इतनी एक्सटेंसिव पावर शेयरिंग कहीं नहीं। और सब लोग जब यहाँ पर आम चुनाव होते हैं सीखने आते हैं, PhD करने आते हैं कि इतने सफल चुनाव यहाँ का इलेक्शन कमीशन कैसे करा लेता है। PhD करके जाते हैं जब यहाँ आम चुनाव होते हैं, नोट्स बना के जाते हैं, थेसिस लिखते। सो इंडिया हैज 3 tier, टीयर जानते हो, रेलगाड़ी में टीयर होते हैं, 3 tier फेडरल स्ट्रक्चर, while other democratic countries have at most 2 tier structure। 3 tier फेडरल स्ट्रक्चर, while other democratic countries have at most 2 tier फेडरल स्ट्रक्चर। इसीलिए संघीय शासन प्रणाली कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है। संघ है, इसका मतलब क्या है? फॉर द फेडरलिज्म वी मेक रिपब्लिक। वहां पर अरुणाचल प्रदेश अपना वो टैब्ल्यू लेके आएगा और ऐसे ऐसे घूमेगा, मैं अरुणाचल हूँ, वो आएगा शानो शौकत के साथ, फिर पीछे यूपी आएगा, मैं यूपी, ऐसे करके एक एक राज्य निकलते जाएंगे और ये द्रौपदी मुर्मू ताली बता जाए, बहुत अच्छा अरुणाचल, बहुत अच्छा यूपी। सबको अपनी संस्कृति दिखाने का अधिकार है दिल्ली में कि देखो मेरी संस्कृति, मैंने ये किया वो किया, और एक थीम दिया जाता है। तो हर इसी को तो संघीय शासन प्रणाली कहते हैं कि सबको शक्तियाँ दी गई हैं और सबके टैब्ल्यू का एक स्पेसिफिक साइज होता है, इतना बड़ा होना चाहिए, इतना उसका वो होना चाहिए, उसके हिसाब से होता है। उनमें प्राइस भी दिया जाता है।
कि हम अपनी संस्कृति का कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो बाहर से देखने वाले हैं वो इस डाइवर्सिटी को देख के हैरान हो जाते हैं कि हर टैब्लू अलग है, बिल्कुल अलग ही तरीके की वेशभूषा है। कैसा भारत है? डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, क्या चीज़ है? तो डाइवर्सिटी इज अवर पावर। तुम यहाँ पर कोस कोस में भाषा बदले, 4 कोस में पानी। तुम यहाँ से गुजरात चले जाओगे, टेस्ट ही बदल जाएगा। और वहाँ तुम लग्जमबर्ग चले जाओ, नीदरलैंड चले जाओ, कहीं चले जाओ, रोमानिया चले जाओ, स्पेन, सब में वही बर्गर, तुम्हारा टेस्ट ही नहीं बदलेगा, बर्गर ही खाते रहो। पूरा यूरोपियन खाना 20 देशों का एक ही है। तो इसीलिए हमको एक चेक और स्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया एक ही कंट्री थे, स्लोवाक मिला था, फिर उनका बंटवारा हो गया। वो बोला कि मैंने 3 नौकरियां छोड़ी और 3 बीवियां छोड़ी, सिर्फ इसलिए कि मुझे इंडिया घूमना है, क्योंकि वो घूमना चाहता था और उसकी वाइफ स्टेबल लाइफ चाहती थी, और साथ में नौकरी करोगे तो वो कहता था मैं सिर्फ रोज ब्रेड जैम खाता हूँ कि और पैसे बचा सकूँ, मुझे तो अभी गुजरात भी घूमना है, मैं साउथ इंडिया भी घूमूंगा। वो टेस्ट में मरा जा रहा है कि वहाँ का डोसा कितना अच्छा है, वहाँ का ये कितना अच्छा है। वो सिर्फ कह रहा है एक्सोटिक इंडिया, विचित्र इंडिया, वो यही बोल रहा है। तो संघीय शासन प्रणाली हम लोग ये जानते हैं बिकॉज वी आर हैविंग ए पास्ट वैल्यूर एंड द ग्रेसफुल हिस्ट्री शेयर्ड बाई ऑल। हम सभी ने मिलजुल कर अंग्रेजों से संघर्ष किया, लड़ाई की है, ब्लड शेड किया है और अपना बलिदान दिया है। सो आवर ब्रेवरी इज कॉमेमोरेटेड बाई ऑल ऑफ इंडियंस, और वही हमको यूनाइट रखता है। जिनका पास्ट एक बहुत वैलर होता है, बहुत शक्ति से भरा हुआ होता है, या उन शहीदी से भरा हुआ होता है, जो बलिदान देते हैं, वो कभी भी डिसमेंटल नहीं होते हैं। ये चीज़ तुम पाकिस्तान में नहीं पाओगे, क्योंकि उन्होंने कभी बलिदान दिया ही नहीं अपनी कंट्री के लिए, तो वो आसानी से वहाँ बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग बिक जाते हैं। उनमें नेशनलिज्म की भावना नहीं है, वो डिसइंटीग्रेट होने की कगार पर है। वहाँ 5 अलग अलग जो सूबे हैं वो अपने अपने अस्तित्व के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ जगह जगह कभी बलूचिस्तान में ब्लास्ट देखते हो, कहीं कहीं देखते हो, आप देखते ही हो। तो बात समझ में आई? तो नेशनहुड की अवधारणा क्या है? दैट इज, नेशन का मतलब है जिन्होंने सिर्फ एक कॉमन एथनिक कम्युनिटी होना नेशनहुड नहीं है। तुम्हारा कोई पास्ट शेयर्ड कॉमन हिस्ट्री होगी तब तुम नेशन हो। बात समझ में आई? नेशन कैसे बनता है? संघर्ष से। यही चीज़ हमको एक बनाए रखती। अब आगे देखो, फेडरल स्ट्रक्चर तो तुम समझ गए, लेकिन रिपब्लिक का क्या मतलब समझते हो? क्योंकि अभी फ्रेंच का तुम फर्स्ट रिपब्लिक पढ़ने वाले हो, सेकेंड रिपब्लिक और थर्ड रिपब्लिक, तो वो तीनों रिपब्लिक से पहले रिपब्लिक का मतलब तो समझ लो। रिपब्लिक का क्या मतलब है? दैट इज इफ representative is elected by consent of public, सबकी सहमति से बनाओ, ठीक है, थ्रू जनरल इलेक्शंस के द्वारा। इफ जो representative is elected by public, पब्लिक जो होगी delegates power to that representative to take decision on behalf of, that is the government of public for public by people, सब उन्हीं के द्वारा, तो उसी को तो कहते हैं डेमोक्रेसी। सो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या करता है? टेक्स डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। इंडिया इज ए रिपब्लिक, हम हैं रिपब्लिक, लोगों से चुने गए, लेकिन वहां पर फेडरल की शान और शौकत दिखाई जाती है। जब 26 जनवरी होती है तो हम ये दिखाते हैं कि हम फेडरल स्ट्रक्चर, तो इंडिया इज रिपब्लिक। मतलब गणतंत्र। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? प्रजातंत्र। अलग अलग तंत्र हैं, एक राजतंत्र है, ठीक है, एक राजशाही है। समझ में आई बात की नहीं? राजशाही को तुम क्या कहते हो बताओ? राजशाही, दैट इज, इसको कहेंगे मोनार्की। तो हमारे यहाँ मोनार्की नहीं है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, दैट इज नौकरशाही।
इसका मतलब सुन लो, जब मनमोहन सिंह की सरकार गिरी थी तो 3 महीने गुजराल की सरकार आई, इंद्र कुमार गुजराल, अलग अलग 4-4 महीने में सरकारें बदलती थी। तो क्या उनके पास कोई पावर रहती होगी? अगर कोलिजन गवर्नमेंट बनेगा कुछ पावर रहती होगी? तो ऐसे में IAS IPS अफसर, बैंक कर्मचारी इतने पावरफुल हो जाते हैं, कहते हैं हम तो 60 साल तक की नौकरी चाहिए, तो 3-3 महीने में बदलना है। फिर ऐसे में तुम नौकरशाही का मतलब है तुम काम कराने जाओ कि सर वो बैंक में मेरा अकाउंट खोल दीजिए, तो अभी सही निकल कल आना, कहाँ से आ रहा है। ऐसे घृणा की दृष्टि से देखेंगे, इसको नौकरशाही कहते हैं। तुम काम कराने जाओगे वहाँ पर वो तुमको ऐसे हिकारत की दृष्टि से देखेगा, मुश्किल हो जाएगा काम कराना, पैसे देने के बाद भी वो तुमको डिसग्रेस करेगा। नौकर, इसको ब्यूरोक्रेसी क्या कहते हैं बताओ? दैट इज ब्यूरोक्रेसी। ऐसा इंडिया में पहले रह चुका है, बहुत सारे देशों में ब्यूरोक्रेसी चलती है, भ्रष्टाचार का एक तंत्र होता है। और प्रजातंत्र को क्या होता है? डेमोस का क्या मतलब होता है? पीपल। डेमागॉगरी, जो अच्छा बोलने वाला उसको डेमागॉग कहते हैं। और डेमोक्रेसी, क्रेसी का मतलब रूल, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे कि नौकरशाही। और तीसरी चीज क्या होती है? प्रजातंत्र, प्रजा का शासन। तो यहाँ पर क्या लिखा गया? प्रजा का शासन। शाही फिर थोड़ी रह जाएगी, क्या लोग शाह हैं अब? क्या शाह पाना थोड़ी, शाह तो राजा को कहते हैं, प्रजा में शाही लगेगी क्या? प्रजा का तंत्र है, एक सिस्टम है, तो उसको क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी। फिर और भी वर्ड्स हैं, वो हम लोग धीरे धीरे, डिओक्रेसी, ऐसे न जाने 12 हैं, सर वो हम आगे देखेंगे। डिक्टेटरशिप क्या है? डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप का मतलब ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी का मतलब है ऑटोक्रेसी, इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसकी हिंदी में जो भी मतलब हो, उसका मतलब है किम जोंग उन की सरकार। उसने सिर्फ 6 तरीके के हेयर कट बना रखे हैं, और वो रोज रेडियो में सुबह बोलता है आज जो लाल कपड़ा पहन के बाहर निकलेगा उसको तोप से उड़ा देगा। और लाल कपड़ा पहन के तुम निकल रहे हो उस दिन, तो तोप ही से उड़ोगे। वो इतना कुछ भी नियम बनाता है, रोज बदलता है नहीं। वो सन की तानाशाह है नॉर्थ कोरिया। और 6 हेयर कट के अलावा कोई और हेयर कट ले लिया। सिर्फ उसके सेनापति ने जब वो एड्रेस कर रहा था, जमाई ले ली, यॉइन कर दी, तोप के सामने रख के उड़वा दी। उसने अपने परिवार के सब लोगों को मरवा दिया है। जब बीमार था तो उसकी बहन, वो किम सुन थी, उसने शासन चलाया, लेकिन उसको आने के बाद उसके काम में भी एक कमी मिल गई, उसको भी उड़ा दिया। और अब अपनी उसकी 13 साल की बेटी है, उस तुमने सुना होगा, देखा भी होगा, उसको वो अब बनाना चाहता है। वो थक गया, वो बिल्कुल सन की तानाशाह है। ये यही काम कर रहा है नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन। तो ऐसा। और डिओक्रेसी कहाँ पर है बताओ? डिओक्रेसी रिलीजियस रूल, अयतुल्ला खमैनी, और अब उनका बेटा है मुस्तफा खमैनी, ईरान में। अल्लाह वाह अल्लाह, सब प्रेसिडेंट नीचे बैठा है घुटने पे, जमीन पे कालीन नहीं है, खमैनी के सामने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर जमीन में बैठे हैं, वो कुर्सी भी नहीं देता। अब सिर्फ रिलीजियस बेसिस पे चुना गया है, उसका कुछ वो नहीं। 60 साल से 70 साल से शासन कर रहा, और सब आके झुकते नमस्कार करते, कुर्सी भी नहीं। डिओक्रेसी का मतलब है रिलीजियस रूल। समझ में आई बात की नहीं? तो तुम्हें 4-5 पता चल गया, धीरे धीरे और भी देख लेंगे, लेकिन हमें मेनली डेमोक्रेसी से मतलब था। अब आगे की बात करो। नाउ मेनली हम ये देखेंगे कि जो अविश ने कहा, अविश क्या कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग इज डन ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस एंड वर्टिकल बेसिस। 2 चीज़ों पे होती है कि नहीं? यही चीज़ तुम्हारी बुक में कहाँ लिखी है, जरा पढ़ो। ये लिखी है, अगले पेज पे देखो तो तुम्हें मिल जाएगा। देखो, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग निकालो, ये पेज नंबर 8 पे निकालो। शेयरिंग तो कौन कौन सी हो सकती है पावर शेयरिंग? ठीक है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पहला, पावर इज शेयर्ड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ही होगी,
और किसमें शेयर ऑन हॉरिजेंटल बेसिस, देखो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, बिल्कुल बुक की लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट ए पर्टिकुलर लेवल। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस लेवल पर कि इस लेवल, हर लेवल पे यही काम हो रहा है। एट ए पर्टिकुलर लेवल, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ शक्ति का क्षैतिज बंटवारा। एक ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है, क्षैतिज। तो ये शक्ति का बंटवारा है। कैसा बंटवारा है? क्षैतिज बंटवारा। In this, various organs do not allow other organs to overpower them. वो देखेगा कोर्ट, तुम मेरे मामले में दखल कर रहे हो, ये मेरा अधिकार है। फिर एग्जीक्यूटिव बोलेगा हाँ तुमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, ठीक है 2 महीने लगेंगे। मोदी कहेंगे आज ही करो, आज नहीं होता है, हम लोग नौकरशाह हैं, हम पूरा दिन रात थोड़ी तुम्हारे लिए लगे रहेंगे, हाँ 2 महीने में होगा। नाउ चेक एंड बैलेंस में ये क्या करता है कि दूसरे ऑर्गन को अपने सीमाओं को क्रॉस नहीं कर देता। यू कैन नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ योर पावर एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट आर योर पावर्स एंड व्हाट आर योर राइट्स। तो जो डेलीगेट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पावर्स उसमें लिखे हुए हैं। यू कैन नॉट ब्रीच योर पावर, तुम अपनी शक्तियों का उल्लंघन नहीं कर सकती हो। तो उसके लिए चेक एंड बैलेंस मेथड है। लास्ट वर्ड पढ़ो इसी पैराग्राफ का, दैट इज कौन सा मेथड है बताओ? इन दिस various organs keep check on other organs that they should not cross their limit। ठीक है, जैसे आजम खान था, आजम खान वहां पर पुलिस वाले थे, वो जब वोट डालने जाता था कहता था हमको सलाम नहीं ठोकोगे। आजम खान कौन था? समाजवादी पार्टी का विधायक था यहाँ, ठीक है। तो सलाम वो, अब उस एक आईपीएस अफसर है, तुम अभी ऐसे चुन के आए हो, समझ आया? एक छोटे से क्षेत्र से जैसे सरदारपुरा से, भले ही तुम कुछ भी हो, उसकी अपनी यूनिवर्सिटी भी थी, कहता था हमें सलाम नहीं ठोकोगे, हमारी बार बार सरकार आएगी, हमने जानते हो 10,000 हिंदुओं को मरवा दिया है, अब तो हमारी ही सरकार आएगी। वो बोलता था ऐसे, उल्टा पुल्टा गाली दे के जाता था। और उसने, उस आईपीएस अफसर ने इसके घर में 2 वो पकड़ लिए, जो कौन से कार्ड होते हैं, एक आधार कार्ड होता है, दूसरा कौन सा होता है, पैन कार्ड। 2 पैन कार्ड पकड़ा गया, 13 साल से जेल। 2 पैन, वो गलती से पकड़ गया, बोले अरे ये अपराध कर दिया तुमने आजम खान, अब तो तुम फंसे, हमको गाली देते थे। और उस सारे डॉक्यूमेंट्स वही सब आईपीएस उनके उन्हीं के अंडर में जो बनाए जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी के बिना तुम कैसे कोई काम कर सकते हो? उसने पता लगवा लिया कि इसने 2 पैन कार्ड बनाए 13 साल से, वो उसका लड़का सब जेल। तो इनमें चेक एंड बैलेंस है कि कोई दूसरे को गाली नहीं दे सकता, दोगे तो बदला ले लेगा। अब मोदी वहाँ गए, कहाँ गए बताइए? बंगाल में बाढ़ का दौरा करने गए। तेरे वहाँ बाढ़ आई थी तो ममता बनर्जी को आके बताना चाहिए कहाँ कहाँ बाढ़ आई, तो वो फंड देते अपनी, वो जो क्या होती है नेशनल रिलीफ टीम होती है ना, NDRF, वो सब लगाते, आई नहीं बताने के लिए। तो ये मोदी का एक तरीके का डिसप्लीजर या अपमान हुआ। तो वो चले आए वापस में। वो तो दिखाने गए थे बंगाल के लोगों के हम करने आए, लेकिन वो नहीं आए अपने सम्मान के लिए। तो इन्होंने क्या किया, 20% IAS अधिकारी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं किसको? राज्यों में। जाओ IPS उतने योग्य, ये RS उतने योग्य नहीं है, तुम जाओ मुख्यमंत्री के उसमें करो, तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम UPSC सर्विस से गए हो। तो उन्होंने क्या किया, जो 20% दिए थे उन्होंने कहा ममता के सचिव को, चले आओ, चलो केंद्र में आओ। ममता की हालत खराब,
वो जिसने जितने घपले किए उसी सचिव के अंडर में ही तो किए होंगे। ममता के पास इतना कहाँ दिमाग, सचिव बोला ऐसा कर दीजिए मैम, कुछ नहीं होगा, वैसा बहुत बड़े होते हैं, दिमागी होते हैं IAS। तो ममता ने कहा ये ऐसे कैसे कर रहा, बुला लिया मोदी ने, हालत खराब कर दी, सारी पोल पट्टी खुल गई है। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो उस सचिव ने जो पोल पट्टी खोली है उससे एक एक भागे ममता के। सचिव को ही बुला लिया। मान लो तुम्हारा कोई पर्सनल सेक्रेटरी है, हाँ कह देंगे ये ज़्यादा वो कर रही है, आ जाओ तुम, आप बताओ क्या क्या किया था। रोज ही बैठता है सचिव उसके साथ। ऐसे ही वसुंधरा राजे का जो ये नहीं होता बीजेपी का, बहुत जगह ये सब काम होता है, ये सब अंदर अंदर, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। तो बात समझ में आ गई, चेक एंड बैलेंस मेथड का क्या मतलब होता है। कीप ऑर्गन दैट दे डू नॉट ब्रीच देयर पावर्स, उल्लंघन न करते हैं, दैट दे डू नॉट ब्रीच देयर पावर। ठीक है, आज 2 तारीख हो गई ना, तुम्हारा फिर 4 को किस चीज का पेपर है? 4 को तुम आओगी ना, कल एक हिस्ट्री की क्लास रखी जाए क्या? फिर इनका काम बन जाएगा, इनका हिस्ट्री का टेस्ट है। ठीक है, हैं? जितने भी तुम लोग चाहो, 4 से 6 चाहो, कितने 6 बजे कहीं जाना है ना, तो हम और कहीं 3:30 से 5:30 रख लेते हैं। ठीक है, 2 घंटे की रख लेंगे तो काम बन जाएगा इनका। अरे जितना आएगा मैं ऐसा मास्टर कर दूंगा तुम्हें घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात की नहीं? चीज पता हो तो रखना नहीं पड़ता है। तो ये डू नॉट ब्रीच, ब्रीच का क्या मतलब होता है? उल्लंघन करना, उल्लंघन। ठीक है, चेक करते हैं। एंड इन दिस वे द पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स इज बैलेंस्ड। इन दिस वे सुबह क्लास नहीं होगी, हैं? सुबह क्लास नहीं हो सकती। सुबह तो इंग्लिश की क्लास है। In this case, that is power between different organs is balanced. इसी दिन छुट्टी दे देंगे, कल का कर लो, एक दिन मजा दे सर वो देंगे। कल वाला सुबह नहीं, जैसे रेगुलर बेसिस पे सुबह। फिर इंग्लिश छूटेगी, कर लो। ठीक है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं? अगला देखो, चलो नेक्स्ट इज, ऐसा करता हूँ 3:30 से 5 कर दूँ क्या? तब तो ठीक है, 1.5 घंटे की कर लोगे, बढ़िया। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। 3:30 to 5 पढ़ लो, ओके सही है। चलो सेकंड देखो, तुमने अभी देखी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, अगले पॉइंट पढ़ो जरा, उसका क्या लिखा है? दैट इज पावर इज ऑल्सो शेयर्ड, ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पहले ये लोग जो थे इनके पास में पैसा है, सब कुछ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पैसा है, राज्य सरकार का, इनके पास नहीं होता कुछ। जो फाइनेंस मैटर है उनको कौन देखता है? लोगों के द्वारा चुने हुए लोग। और इसी तरीके से लोकसभा भी देखती है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा भी देखती है। ठीक है, तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, वो जयपुर का विकास करती थी और अपना जहाँ से वो चुन के आई थी, दैट इज इधर कौन सा पड़ता है, भगत की कोठी के पास जो आगे चलने पर, वो उनका क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र, वहाँ वो अपने अपनी जगहों का विकास करती थी। अब इनको जब से ये 3rd टियर बन गया, सबको 5-5 करोड़ देने पड़ते हैं। तो क्या हर क्षेत्र का विकास नहीं होगा? हर सरपंच को 5 करोड़ मिलेंगे तो क्या सभी भ्रष्ट ही हैं? विकास तो करेंगे। और फिर चेक एंड बैलेंस मेथड है, उनको भी तो खतरा होता होगा पकड़े जाने का। सब कुछ दिखा, अब एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट, कि तुमने क्या किया है उसकी रसीद डालो, क्या हुआ है वो काम दिखाओ, उसकी फ़ोटो दिखाओ। तो बहुत रिस्क होता है किसी भी चीज़ को करने में। और फिर बहुत सारे लोग RTI भी डाल देते हैं, तुमने दिखाया लेकिन यहाँ नहीं है, पढ़ते रहते हैं अपने अपने क्षेत्र के बारे में, जो सजग लोग हैं, और फिर हालत खराब हो जाती है।
ठीक है, तो समझ में आ गया। ऑल्सो शेयर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो वो कौन कौन से हैं? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट्स पावर टू, किसको पावर दे देती है? दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट्स इट, स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट सम पावर टू लोकल गवर्नमेंट। इसे कौन सा शेयरिंग कहेंगे? नीचे का पूरा आ रहा है ना, मतलब सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और कौन कौन सी शेयरिंग होगी? इतनी तो तुमने बात कर ली। क्या सर इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कह सकते हैं? क्या फेडरल डिवीजन ऑफ पावर फेडरल लिखा हो तो ऐसा कहीं लिखते तो है नहीं, लिखा वैसे कुछ लिखा है? लिख लो फिर, तो सही है, यही होना ही चाहिए। चेक करता हूँ मैं कहाँ लिखा है। पेज नंबर 9 फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, तो यही लिखो, यही सही है। दिस इज कॉल्ड the country clearly lay down the powers of different states. This is why we in Belgium because it is federal division of power, वो ज़्यादा अच्छा है। This is called, अब वर्टिकल भी हमने पढ़ा है बहुत जगह, वर्टिकल भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं मोस्टली वर्टिकली पूछते है ना। दिस इज वर्टिकल ही कहा जाता है लेकिन हैं, पेपर में भी वर्टिकल। हाँ, वर्टिकल या फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। क्या शक्तियां और भी किसी किसी में वितरित होती हैं? क्या ऐसा होता है जो एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी मजदूर यूनियन होती हैं, लेबर यूनियन होती हैं, तो उनके पास बहुत मास होता है कि जैसे तुमने देखा होगा किसानों का अध्यक्ष कौन है, ऐसे वो किसान सभा का अध्यक्ष नहीं जो जगह जगह बैठ जाता था धरने अरने पे, तो उन सबके टिकैत, महेंद्र टिकैत ऐसे जो नहीं, वो बैठ जाता था अड़ियल, कहता था तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर हमारे किसान तुमको वोट नहीं देंगे। तो कमरे में बैठक होती थी, उससे नेगोशिएशन होता था, 300 करोड़ ले लो, इतना ले लो, और बिल्कुल फिर छोड़ दो ये सब, वरना हमारी सरकार का नाम खराब हो रहा है। समझ में आ गया कि दिल्ली में धरना दे दिया था उसने, कहाँ पे कौन सी जगह पे, शाहीन बाग में धरना दे दिया था, नहीं दे दिया था इन सब चीज़ों के लिए, CAA को लेके प्रोटेस्ट, NRC को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बीच सड़क पे तुम धरना दे रहे हो, रोज 7,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो कहते हैं 300 करोड़ ले लो हमसे मान जाओ, क्यों तुम दिल्ली का खराब करो। उसके लिए ओवरब्रिज बना दिया गया, भाई नीचे धरना देना, फिर उस पर जाके धरना देने लग गया। इतनी बदमाशी। तो हमारे यहाँ जो है ना एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, कोई कितना भी चाहे, और लोगों को परेशानी हो रही, वहीं पर उन्होंने जब पैसा भी मिल रहा है, फंडिंग हो रही बाहर से, विदेशों से, कि तुम ये धरना जारी रखो, दिल्ली में देश में वो करते रहो। ये जो जॉर्ज सोरोस है ना, अमेरिका में बैठा है, वो फंडिंग देता है, वहाँ फिर उन लोगों ने क्या किया, दारू के अड्डे खोल लिए और अपने अपने टेंट में AC लगवा लिए, अब तो यहीं दारू पियेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वहाँ के लोग परेशान हो गए, वहाँ के आदमी औरतों ने, जो बूढ़ी महिलाएं थी, फिर गाली गलौज करनी शुरू कर दी कि तुम यहाँ से हमारे घर के सामने से जाओ, हमारी लड़कियों का स्कूल जाना दुख भर कर दिया तुम लोगों ने, इतनी टॉन्टिंग करते हो, हम रहें तो कैसे रहें, साल भर से तुम धरना दे रहे हो। तो दैट इज थर्ड इज NGO। NGO का क्या मतलब है? पावर इज ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन वेरियस वोकल ग्रुप्स, वो अपनी बात मनवा सकते हैं चाहे, ठीक है कि नहीं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो थर्ड चीज देखो, among different social groups, देखो power is also shared between among various social group। सोशल ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बना लेते बताओ? वो चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं बना लेते? प्रियांशु बताओ।
ऐसा इसलिए वो करते हैं क्योंकि उनका एक बहुत लार्जर ग्रुप है, वो दबाव समूह है, वो प्रेशर ग्रुप है। किसी की भी सरकार रहेगी, हम दबाव डाल के अपनी मांग मनवा लेंगे। हमें इससे लेना देना ही नहीं कि वो कांग्रेस की है कि बीजेपी की है। जिसके कैबिन में चले जाएंगे 300 करोड़ रुपए का चेक मिल जाएगा, मिल नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी वोटर की पावर है। तो वो उनको हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो हर गंगा में हाथ धो सकते हैं, चाहे इनकी सरकार हो, गंगा में भी धोएंगे, यमुना में भी धोएंगे। तो दैट दीज आर एक्टिंग एज प्रेशर ग्रुप। ये कैसे एक्ट करते हैं? एंड दे पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू कन्वीन ऑन देयर डिमांड्स। अपनी डिमांड मनवाने की कुछ भी कर सकते हैं। सो दीज आर एक्टिंग एज दबाव समूह, एक्टिंग एज प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं एंड ये क्या करते हैं? फोर्स गवर्नमेंट टू, ऐसा होता है। ये और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? फार्मर्स यूनियन, इसी तरीके से लेबर यूनियन, और भी कोई तुम्हारे मन में हो तो इस तरीके से हो सकता है। ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है सर। ये हाँ सर, सोशल ग्रुप्स में तो माइनॉरिटीज़ भी आती हैं। माइनॉरिटीज़ का भी एक ग्रुप बना हुआ है, वो भी अपना काम कर सकता है। और इसके अलावा जैसे SC ST का भी ग्रुप है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के जो सोशल ग्रुप में अंबेडकर ने क्या किया था, उनकी अपनी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी बनवा ली थी। तो वो भी इसी में लिखा हुआ है कि दे कैन प्रेशराइज गवर्नमेंट। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, they have also formed their groups and they have got the benefit, they had made the, तुमको मालूम है पिछली क्लास में 143 रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी थी, जिसमें से कितनी थी? 75 शेड्यूल ट्राइब की थी और बाकी जितनी थी वो शेड्यूल कास्ट की थी। उनका पूरा मैप था तुम्हारे में। सो ये और भी हो सकता है। सो दे फोर्स गवर्नमेंट, जैसे SC ST ग्रुप, ये क्या करते होंगे बोलो? These force government to fulfill their demands. So in India also क्या है बोलो? In India रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज, वरना अंबेडकर ने बोल दिया था बनाते हो तो बनाओ, नहीं तो हमारे लिए अलग देश करो। उन्होंने कहा, बहुत धमकी दी गांधी जी को, गांधी जी को मांग माननी ही पड़ गई। जब भी गांधी जी ने अनशन भी कर दिया था, जब भी अंबेडकर अपनी मांग मनवाते। इंडिया रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज, तो चुनाव क्षेत्र, कंस्टिट्यूएंसी का क्या मतलब है? चुनाव क्षेत्र। are there for SC and ST। तो ये भी एक पावर शेयरिंग है। इसके अलावा क्या होता है कि पावर शेयरिंग इज डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो जैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। इसमें प्रेशर ग्रुप्स भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, बहुत मूवमेंट्स है। तो चौथा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसमें ही डाल दिया। सोशल ग्रुप का भी डाल दो और साथ में कम्युनिटी का। Also power is shared by various communities, वो भी तो हो सकता है कि नहीं? सर इसमें कोalition गवर्नमेंट भी आएगा। कोलिशन गवर्नमेंट तो खुद पावर में है, तो अलग अलग है। उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेते हैं, तो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव होम पीपल हैड इलेक्टेड। तो वो तो कोलिशन गवर्नमेंट तो एक वो तो रूलिंग हो गई, तो उन्होंने आपस में बनाया, ठीक है नहीं, उनके बीच की बात है वो तो। लेकिन डिफरेंट कम्युनिटी आल्सो शेयर पावर, ऐसा भी उसी में लिखा है। कम्युनिटी भी लिख लो, सोशल डिफरेंट कम्युनिटी आल्सो शेयर पावर। चलिए, अब इतनी तो बात हम लोगों ने कर ली, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आईटी चली गई बात।
ओके, चलिए कुछ इसके क्वेश्चंस कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर ये थर्ड पॉइंट है। कौन सा? थर्ड पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है उसे समझना है क्या? थर्ड पॉइंट का मतलब है कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोग होंगे। जैसे मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत सारे हैं, अब उनका कोई एक लीडर है, ठीक है, वो कहता है कि हज के लिए अभी 10,000 रुपये बढ़ गया है, तो वो कहेगा कि नहीं हमको छूट देगा। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि एविएशन में अभी तेल की बहुत किल्लत हो गई है, तो उसमें सरचार्ज, पेट्रोल सरचार्ज या फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। तो वो लोग दबाव डाल रहे हैं, अभी हज जाने का समय ही है, सब लोग जा रहे हैं कि नहीं हज के लिए, तो ये कम्युनिटी दबाव डाल रही है कि हमारे लोग जो हज जा रहे हैं उनका ये जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है वो जनता के टैक्स से दिया है। तो अब बहुत सारे इनको जब ये लोग ऐसा दबाव डाल रहे हैं तो समाजवादी पार्टी कह रही हाँ दिया जाए, हाँ दिया जाए, वो दिखाने की कोशिश कर रही हम तो मुसलमानों के साथ ही हैं। बोलो बात समझा कि नहीं? तो जो दूसरी पार्टियां हैं जिनको मुस्लिम का वोट चाहिए, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिया जाए, गवर्नमेंट मुस्लिम विरोधी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, रोज़ यही हो रहा है। तो ऐसे में ये दबाव डाल रहे हैं। अब गवर्नमेंट दे या ना दे, एक होता है प्रूडेंट रीजन, एक होता है मोरल रीजन, कि मान लो तुम लाभ हानि देखते हो, नहीं अगर इनको देंगे तो हिंदुओं को नहीं देंगे तो बायस्ड हो जाएगा। और एक दूसरा रीजन होता है, इस विक्टिम कार्ड भी खेलना होता है कि नहीं भाई हम इनको वो ज़्यादा करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जैसे लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने 1 महीने के लिए अनशन कर दिया था, तो ये दबाव समूह कहते हैं नहीं, जो हम कहते हैं वो करो, हमारे पीछे इतने लोग हैं। तो गवर्नमेंट को कई बार क्या होता है, संसद में चर्चा करनी पड़ी, 20 घंटे की बहस हुई कि हाँ हम लोकपाल रखेंगे। संसद में बहस हुई अन्ना हजारे को लेकर कि एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ये मर जाएगा, 23 दिन से ऐसा कर रहा है भूखा पैसा, तो ऐसा किया गया। तो ये दबाव समूह है। या मजदूर यूनियन कहे हमारी मांगे पूरी करो, हमको इतने, अभी जैसे राजस्थान में सारे मजदूर आ गए थे, बोल रहे थे 13,000 हमारा वेतन है और 13,000 में हम क्या चलाएंगे, सिलेंडर का पैसा ही बढ़ता चला जा रहा है, कॉमर्शियल सिलेंडर 3,000 रुपये का हो गया है, हम इसमें घर चलाएंगे कि रहेंगे कि क्या करेंगे, और 20,000 मांग रहे थे। तो गवर्नमेंट ने उनका फिर 13,000 से 16,000। तो वो चाहते हैं तो ऐसे में मानना पड़ता है गवर्नमेंट। आगे अगर मांगे जस्टिफाइड होती हैं तो सड़क पे निकल आए, वो किया, ठीक है कि नहीं, इसको प्रेशर ग्रुप है, ठीक है। चलो नाउ सी, ओके, व्हाट आर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस पे आ जाएंगे। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। है क्वेश्चन यही, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स। चलो, सो दैट इज इन मॉडर्न डेमोक्रेसी that is power sharing can be categorized in 4 forms. Power sharing कुछ कवर कर दिया उसे ऐसा ही लिखूंगा, can be categorized in 4 forms. कौन सी फॉर्म हो सकती हैं? That is different organs of government. इसमें लिख लेना जो भी लिखना हो, organ of गवर्नमेंट। इसमें चेक एंड बैलेंस मेथड लगता है, जो भी मैंने दिखाया है। सेकंड देखिए, दैट इज गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। और तीसरा, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स,
जैसे कि सोशल ग्रुप्स, इट्स एग्जाम्पल इज बेल्जियम. इन बेल्जियम देयर इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. कल तुमको पढ़ाया था. इन बेल्जियम देयर इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. ठीक है. कौन कौन सी कम्युनिटी है? क्रिश्चियन कम्युनिटी है. इसी तरीके से अलग अलग ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक का मतलब है इसके बेसिस पर. तो ऐसा, और उनको पावर दी गई है. ठीक है. इसी तरीके से इन इंडिया, इंडिया में भी है. इन इंडिया फॉर शेड्यूल्ड कास्ट and scheduled tribe, there are reserve constituencies. आरक्षित चुनाव क्षेत्र है. रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज. वैसे ये गलत है. विक्रम से पूछा जाता है कि रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी होनी चाहिए कि नहीं. अगर वहाँ ब्राह्मण है तो क्या उसको अपने चुनाव क्षेत्र से लड़ने का अधिकार नहीं है? लेकिन वो कभी नहीं लड़ पाएगा, वो विधायक ही नहीं बन पाएगा. सारे नहीं है, वहाँ 70% ही शेड्यूल कास्ट हैं. लेकिन जो 30% बनिया है, ब्राह्मण है, वैश्य है, ठाकुर है, क्या उनको विधायक बनने का कोई अधिकार नहीं है? लेकिन ऐसा नियम बना रखा है कि नहीं, यहाँ पे यही बनेगा शेड्यूल कास्ट. तो विक्रम तो ऐसा आंसर नहीं देता. ये गलत है और ये हटना चाहिए. बट लेकिन हटाने का रिस्क लोगे तो जो 70% शेड्यूल कास्ट है वो तुम्हें वोट ही नहीं देंगे. कौन गवर्नमेंट हटाए? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? अगला देखो. चौथी चीज क्या है? दैट इज पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड दैट इज मूवमेंट्स. तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अपोजिशन में बैठ रहा है, क्या तुम उसका वोटर पावर नहीं जानते? उसको भी तो वोटिंग मिली हुई है. राहुल गांधी निकल जाए अगर लाखों हजारों लोगों को लेकर तो सरकार से मनवा के माने. अपोजिशन पार्टी के पास भी बहुत पावर होती है. तो दिखाता है कि मैंने देखो तुम्हारे लिए क्या, अगली बार हमें ही चुनना. तो इसका क्या मतलब है कि दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज सिटिंग इन अपोजिशन, वेरियस प्रेशर ग्रुप्स. ठीक है. वो क्या करते हैं? वो अपोजिशन ये क्या करेंगे? दे अनाउंस वेरियस रैलीज, बहुत सारी रैली निकालेंगे या मूवमेंट करेंगे कि अब देखो सब लोग सिलेंडर लेके निकल आओ, हम लोग सड़क पे ये बनाएंगे, आलू बनाएंगे, प्याज बनाएंगे. ऐसे उल्टे पुल्टे मूवमेंट किया करते हैं. तो उससे क्या होता है? टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट. ठीक है. एंड पुट देयर अपनी डिमांड्स रखते हैं, वेदर वो जस्टिफाइड है नहीं. डिमांड्स and pressurize government to fulfill it. कहेंगे हम रास्ता जाम कर देंगे to fulfill it. इससे वो क्या करते हैं? In this manner they influence public to get vote in next election. In this manner they influence public. उनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो ये सब करते हैं कि हमें वोट मिले, हम अच्छा काम ज़्यादा कर रहे हैं और गवर्नमेंट को नीचा दिखाते हैं. दे इन्फ्लुएंस पीपल टू गेट